हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। 78th का जो पेपर था प्रीलिम्स का, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी डिटेल में, और आप लोगों को उसका नोट्स भी बनाने के लिए कहा गया है। कुछ स्टूडेंट नोट्स शेयर भी कर रहे हैं, जो भी उनका डाउट है वो सॉल्व भी मैं कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपना नोट्स जो है वो शेयर करें, जिससे आप एक बार फिक्स हो जाएं कि आप जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, और इसको पढ़ने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है, और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पे भी कार्य किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 40 नंबर तक क्वेश्चन हमने किया था। बीच में 1-2 दिन वीडियो नहीं मैं डाल सकी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी। अब वीडियो जो है वो लगातार आएगा आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग 41 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड एज स्प्लीनिक फीवर। ठीक है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज, ये तीनों बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। ठीक है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, एंथ्रेक्स भी और कॉलरा भी। तो इन तीनों में से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है जिसको स्प्लीनिक फीवर भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो बैक्टीरियल डिजीज है, इसको स्प्लीनिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एंथ्रेक्स क्या है। एंथ्रेक्स जो बीमारी, इसको स्प्लीनिक फीवर क्यों कहते हैं? तो देखिए, स्प्लीनिक फीवर इज अनदर नेम फॉर एंथ्रेक्स, अ सीरियस बैक्टीरियल डिजीज दैट प्राइमरली अफेक्ट एनिमल्स। जो एंथ्रेक्स है ये मुख्य रूप से जानवरों में होता है। जो गाय होता है ना, उसमें खास करके एंथ्रेक्स बीमारी होता है। जैसे गाय का जो मुंह होता है वो फूल जाता है, उसमें घाव हो जाता है। ठीक है, एंथ्रेक्स खास करके गाय सब में होता है, बुखार लग जाता है। मगर ये गाय को पालने वाले लोग सब होते हैं, उनमें भी ये फैल सकता है। गाय से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने वाला ये एक डिजीज है। तो इस डिजीज को जूनोटिक डिजीज कहा जाएगा। जूनोटिक माने जो जानवरों से इंसान में जब कोई बीमारी है, जैसे कोरोना भी एक जूनोटिक डिजीज था, क्योंकि वो बीमारी भी जैसे चमगादड़ बोलते थे कि बैट से इंसान में आया है। ठीक है, तो एंथ्रेक्स एक जूनोटिक डिजीज है जो जानवरों से इंसान में आती है। ठीक है, द नेम स्प्लीनिक फीवर कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द स्प्लीन कैन बिकम इनलार्ज। इंसान के शरीर में जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन का हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग प्लीहा। ठीक है, प्लीहा ये कहाँ होता है, क्या होता है बताएंगे। ये फूल जाता है, ठीक है, इनलार्ज हो जाता है, जैसे बोलते हैं सोलिंग आ जाता है उसमें, स्प्लीन में। तो उस इन्फेक्शन के कारण, इसीलिए इसको स्प्लीनिक फीवर कहते हैं। साथ में फीवर वगैरह भी हो जाता है और स्प्लीन फूल जाता है। एक ऐसा कंडीशन होता है जिसको कहते हैं स्प्लेनोमेगाली। एंथ्रेक्स इज काउज्ड बाय बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम? बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है? बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया। बैसिलस एंथ्रासिस, ये नाम याद रखना, ये थोड़ा सा साइंटिफिक नेम हो गया। ठीक है, बैसिलस एंथ्रासिस इसके कारण होता है। और कैसे होता है? तो ट्रांसमिट होता है फूड और वाटर ये सब से, या फिर सांस लेने, जानवरों के पास रहने वाले जो लोग हैं उनको ये हो सकता है, क्योंकि ये सांस के माध्यम से भी शरीर में जाता है, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से ये जो है शरीर में जाता है। ठीक है, सिम्टम्स, जानवरों में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो जैसे फीवर हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, ठीक है, ब्लड का डिस्चार्ज होता है, और डेथ भी हो सकता है। और ह्यूमंस में क्या सिम्टम्स है? अगर इंसान में आ गया तो इंसान में सिम्टम है काला काला ब्लैक स्कैब हो जाएगा, स्किन के ऊपर काला काला धब्बा जैसा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो स्प्लीन क्या होता है। स्प्लीन यहाँ पे होता है बॉडी में, इस जगह पे स्प्लीन होता है। ठीक है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी की कब्र। आरबीसी क्या है? आरबीसी है रेड ब्लड सेल। हमारे ब्लड में क्या क्या होता है? 3 चीज होता है। हमारे खून में 3 चीज होता है। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और इसी के कारण हमारा खून जो है वो लाल कलर का दिखता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आरबीसी। और जैसे हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है बॉडी में ऑक्सीजन को इधर से उधर, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी में इधर से उधर लेके जाना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम।
इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल, और इसी के कारण हमारे ब्लड का रंग होता है लाल। इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है ब्लड का, ये सब चीज़ आप नोट कीजिए, एक एक चीज़ जो बताया जा रहा है वो आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर ब्लड में जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है WBC, वाइट ब्लड सेल। तो जो वाइट ब्लड सेल होता है ये शरीर का रक्षक होता है, इसको सेना बोलते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर का। तो कभी कभी हमें कुछ ऐसी जैसे सर्दी खांसी हो गया, वो भी तो इन्फेक्शन के कारण ही हुआ है, कोई बैक्टीरिया इन कर गया है, उसके कारण सर्दी खांसी हुआ, लेकिन बिना दवा के भी वो ठीक हो जाता है। हम लोग सिर्फ काढ़ा वाढ़ा पी लेते हैं या ऐसे गर्मी में, फिर वो ठीक हो जाता है धीरे धीरे, है ना। तो वो कैसे ठीक हो गया? क्योंकि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसने उसको ठीक किया है। जो WBC है, जो सेना है शरीर का, उसने उसको ठीक किया है। तो वाइट ब्लड सेल WBC। नेक्स्ट जो तीसरा होता है वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होता है कि हिंदी में भी यही सब लिखा है, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, ठीक है। रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, और प्लेटलेट तो प्लेटलेट ही लिखाएगा। तो प्लेटलेट्स क्या होता है कि जैसे आप देखे होंगे कि कहीं अगर आपको खून बह रहा है, कट गया, कहीं कट गया, तो थोड़ा देर बाद क्या होगा कि खुद ब खुद वहाँ पे खून रुक जाएगा और धीरे धीरे वहाँ पे कैंटी जम जाता है। तो बोलते हैं ना कि खून का कैंटी जम जाता है, उसको छुड़ाइएगा ना आप, तो वापस से वो फिर से खून निकलने लगता है और कुछ वाइट वाइट कलर का पदार्थ वहाँ पे दिखता है, वही प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में क्या करता है? खून को बहने से रोकता है, ठीक है। प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये खून को बहने से रोकता है। अगर खून बहुत ज़्यादा बह जाता है लोगों का तो फिर बीमारी होती है, प्लेटलेट्स की कमी। जैसे डेंगू जब हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। आप लोग ये सब नोट कर लीजिए कि जब डेंगू होता है लोगों को तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? खून को बहने से रोकता है, ठीक है। और जो चौथा कंपोनेंट होता है ब्लड का वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब है कि 55% जो है वो पानी, नमक, ये सब, ठीक है। प्लाज्मा पानी, नमक वगैरह, और बाकी ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आरबीसी जो है ना, इसका ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होता है। आरबीसी का ज़िंदगी 120 दिन का ही होता है। ये बनता है और फिर मर जाता है। बनता है कहाँ? बोन मैरो में। बोन मैरो आप सुने होंगे कि जब किसी को ब्लड कैंसर होता है, तो ब्लड कैंसर होता है तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, नया बोन मैरो उसको चाहिए होता है, ऐसा बोन मैरो जो कि फिर उस नया नया आरबीसी डेवलप करे। बोन मैरो, बोन मैरो मतलब जैसे अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लोग कभी जो मटन वगैरह खाते हैं तो जो हड्डी होता है, हड्डी के बीचों बीच में एक चूसने के लिए होता है, लोग उसको चूस लेते हैं जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं। यही बोन मैरो होता है। लोग बोलता है कि इसको खाने से खून बनता है शरीर में, तो ऐसा कुछ है नहीं। इसको खाने से हमारे शरीर में क्यों खून बनेगा? हमारा शरीर में खुद का बोन मैरो है जो खून बनाता है ना। वो थाई कहाँ पे होता है? थाई के पास होता है। थाई का जो हड्डी होता है, बड़ा बड़ा हड्डी होता है थाई का, जांग का जो हड्डी होता है, वहाँ पे ये बोन मैरो मिलता है और इसका काम होता है ब्लड बनाना। तो ब्लड कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में बनता है, ठीक है। और ब्लड यानी आरबीसी बोन मैरो में बनता है, और आरबीसी कहाँ पे मर जाता है? तो वो स्प्लीन में जा करके मर जाता है। 120 दिन का ही आरबीसी का ज़िंदगी होता है, फिर वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझिए आप लोग, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड ऐसा भी कहते हैं। कब्र, आरबीसी की कब्रगाह, ठीक है। और ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में, ठीक है। ये देखो, स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली। और ये एक छोटा सा स्पंज जैसा अंग होता है जो पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में होता है, रिब केज के नीचे। यह शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है और रक्त को छानने में भी मदद करता है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया, ये जो तीनों बीमारी, ये पूछा गया आपको क्वेश्चन में कि ये तीनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां है ना, टाइफॉइड, कॉलरा, एंथ्रेक्स। तो अब कुछ बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं और कुछ बीमारियां हैं जो वायरस से होता है, ठीक है। वायरस से जैसे एड्स, एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है, ठीक है। तो कुछ बीमारियां बैक्टीरिया से भी होती हैं, कुछ वायरस से भी होता है। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक स्मॉल, छोटा सा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल वाला। वो आपकी आंखों से दिख भी नहीं सकता है ना, उसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। सिंगल सेल। और बैक्टीरिया हर जगह होता है,
ठीक है, हमारे शरीर में ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। फिर हर चीज़ पर, हाथ पे और मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है, हर जगह बैक्टीरिया है, हवाओं में, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ठीक है, ज़मीन के, पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर, एटमॉस्फेयर में, अंतरिक्ष में। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था कि जब अंतरिक्ष के बाहर चले जाएंगे या फिर गहरे पानी में चले जाएंगे तो बैक्टीरिया नहीं होगा, और यही ऑप्शन गलत था, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह होता है। वो कोई देखा है क्या, पता ज़मीन के अंदर गहरे पानी में क्या क्या छिपा हुआ है ना। तो जब तक कोई चीज़ एकदम आपको श्योर नहीं है कि ये आंसर सही है, तब तक वो आंसर गलत है, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ एंड आर वाइटल टू द प्लैनेट्स इकोसिस्टम। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर में भी रहते हैं, बहुत अधिक टेम्परेचर रहेगा वहाँ भी रहेंगे, है ना। हो सकता है चांद पे भी बैक्टीरिया हो, है ना, मंगल ग्रह पे भी बैक्टीरिया हो, तो वो हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। द ह्यूमन बॉडी इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया। इंसान का शरीर भी बैक्टीरिया से भरा हुआ है। इनफैक्ट इज एस्टिमेटेड टू कंटेन मोर बैक्टीरियल सेल देन ह्यूमन सेल। हम, इतना कहा जाता है कि हमारे शरीर में इंसानी कोशिकाओं से ज़्यादा तो बैक्टीरिया कोशिका घूमता है। तो ये है बैक्टीरिया, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है, अगर किसी को बैक्टीरिया से कोई बीमारी हो जाता है, जैसे एंथ्रेक्स हो गया या फिर टाइफाइड, कॉलेरा, तो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। क्या खाते हैं, आप लोग सुने होंगे, डॉक्टर हमेशा लोगों को एंटीबायोटिक दे देता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए ही दिया जाता है, ठीक है, एंटीबायोटिक। और जो पहला एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक था, जिसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये देखिए, द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928, ठीक है। तो बस ये दो बात याद रखना कि फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या था, पेनिसिलिन दवाई, पेनिसिलिन, और बनाया था उनको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928। अब जो दूसरा बीमारी है वो है टाइफाइड। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। टाइफाइड का जो फीवर होता है ये भी एक बैक्टीरिया से होता है, और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। और जब टाइफाइड बीमारी होता है तो हम लोग क्या, कौन सा टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट कराने से ये जो टाइफाइड का वो होता है, जांच होता है, विडाल टेस्ट। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, सिम्टम्स वगैरह यही सब है, वीकनेस, हाई फीवर, ये सब जानने का जरूरत नहीं है, आप बस बैक्टीरिया का नाम और टेस्ट का नाम याद रखिए, ठीक है। कैसे फैलता है, वही सब सब ऐसे ही फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, है ना, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, या हवाओं से, ठीक है। प्रिवेंशन वही, हाथ को साफ करके खाना खाइए, यही सब प्रिवेंशन है। नेक्स्ट दूसरा कॉलेरा है, कॉलरा बीमारी, ठीक है। कॉलरा जो फैलता है, ये बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया, इससे कॉलेरा होता है, ठीक है। और कॉलेरा स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजीज है। कभी कभी ये पूछता है कि कौन सी बीमारी जो है वो कहाँ का डिजीज, जैसे एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स स्प्लीन का बीमारी है। उसी तरह कॉलेरा जो है वो छोटी आंत की बीमारी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जब कॉलरा होता है ना, कॉलरा मतलब सीवियर डायरिया, बहुत भयानक डायरिया हो जाता है, पूरा डिहाइड्रेशन हो जाता है और चक्कर देने लगता है, ठीक है। बार बार वॉशरूम होता है, उल्टियाँ होती हैं, शरीर से सारा का सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, और पूरा पानी चढ़ाने की नौबत आ जाती है कॉलरा में, समझ आया। तो ये इस विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है, और ये छोटी आंत की बीमारी है, ठीक है। ये भी वैसा ही होता है, खाना पीना सही ढंग से नहीं खाने के कारण होता है ये भी। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज जापान इंडिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज GMEX 24 हेल्ड दिस ईयर। ये जो जापान और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज, देखो इंडिया दूसरे देशों के साथ एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज मतलब युद्ध अभ्यास, युद्ध का अभ्यास करता है कि कभी जब युद्ध होगा तो हम लोग मतलब किसी दूसरे देश के साथ तो कैसे लड़ना है। नहीं अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, जंग लग जाएगा, हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं उनमें भी जंग लग जाएगा, और हमारे सेना के जो जवान हैं उनमें भी जंग लग जाएगा। तो अभ्यास हर साल चलता रहता है, और अभ्यास तीनों करता है, जैसे एयरफोर्स भी अभ्यास करता है, और नेवी भी अभ्यास करता है, और हमारा जो आर्मी है, थल सेना, वो भी अभ्यास करता है, ठीक है। तो ये मैरी टाइम एक्सरसाइज है। मैरी टाइम मतलब नेवी, पानी वाला, ठीक है। मैरी टाइम एक्सरसाइज जो वहाँ लिखा रहेगा उसका मतलब होता है पानी वाला एक्सरसाइज, नेवी वाला, ठीक है। तो जापान इंडिया मैरी टाइम एक्सरसाइज का नाम तो सिंपल है, GMEX।
जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 24। ये कहाँ हुआ था? ये योकोसुका जापान में हुआ था, 2024 में जापान में हुआ था। कहीं भी हो सकता था, ठीक है, मगर ये हुआ था जापान में। तो जापान को थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, और दूसरे दूसरे और कौन से एक्सरसाइज हैं जापान के साथ, और बाकी इंडिया का दूसरे देशों के साथ कौन एक्सरसाइज, सब समझेंगे। थोड़ा जापान को देखो, जापान कहाँ पे है? उगते सूर्य का देश कहते हैं इसको। जापान को क्या कहते हैं? उगते सूरज का देश, क्योंकि सबसे पहले सूरज जब उगता है ना, सबसे ईस्ट में जापान है, सबसे ईस्ट में सबसे पहले जब सूरज उगता है तो वो जापान में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो उगते सूर्य का देश या देश कहते हैं इसको। और जापान जो है ये 4 टापू से बना हुआ है, मुख्य रूप से यहाँ पे 4 आइलैंड्स है। एक सबसे ऊपर है, इसका नाम है होक्काइडो, ये वाला आइलैंड है होक्काइडो। फिर ये है ये वाला होन्शु, ठीक है, ये वाला आइलैंड, ये होन्शु वाला काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा आइलैंड है होन्शु। इसके बाद शिकोकू, ये वाला है शिकोकू, छोटा है। और उसके बाद क्यूशु, ये वाला है क्यूशु, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है होन्शु, और सबसे छोटा है वो है शिकोकू। होन्शु और शिकोकू, होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है और शिकोकू सबसे छोटा आइलैंड। तो कुल मिला के 4 आइलैंड का, इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हो गए, मगर 4 मुख्य आइलैंड का ग्रुप है, ठीक है, जापान। कौन कौन सा है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। लाइन से याद रख लीजिए, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। और होन्शु और शिकोकू बड़ा, होन्शु शिकोकू छोटा। तो बड़ा होन्शु है, इसी पे ज़्यादातर जो जापान का जो इम्पोर्टेंट राज्य सब है वो सब यहीं पे है, ठीक है। होन्शु पे, जैसे टोक्यो यहाँ पे है, ठीक है, इम्पोर्टेंट शहर है टोक्यो, राजधानी है, ये भी कहाँ है? होन्शु पे है। उसके अलावा नागोया, जहाँ नागोया प्रोटोकॉल हुआ था, पढ़ेंगे, ये इन्वायरमेंट का चीज़ है। क्योटो प्रोटोकॉल, ओसाका, ठीक है, हिरोशिमा देखो यहीं पर है। तो ये सब यहीं पर। सेंडाई, सेंडाई फ्रेमवर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो यहीं पे है। किस पे? होन्शु पे। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो आपको याद रखना है होन्शु सबसे बड़ा है, होन्शु, और शिकोकू सबसे छोटा है, दोनों याद रखना है, ठीक है। और जो आपका ये हुआ था योकोसुका, जहाँ पे इस बार मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ, युद्ध अभ्यास हुआ, वो भी यहीं पर है, योकोसुका भी यहीं है, होन्शु आइलैंड पर, ठीक है। और कौन कौन सा एक्सरसाइज है इन जापान और इंडिया के बीच में? देखो, जापान और इंडिया के बीच में जो आर्मी का एक्सरसाइज है उसका नाम है धर्मा गार्जियन। धर्मा गार्जियन पूछा जा सकता है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, बिटवीन इंडियन आर्मी एंड जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है, धर्मा गार्जियन। जीमेक्स, इसमें तो नाम में ही लिखा है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। मालाबार, ये भी मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मगर इसमें सिर्फ जापान और इंडिया नहीं, इसमें 4 देश है। मालाबार एक्सरसाइज जनरली केरला में होता है। केरला के जो कोस्ट है ना उसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ा है। तो इसमें 4 देश मिलकर के युद्ध अभ्यास करते हैं, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों क्वाड कंट्रीज हैं, ठीक है, क्वाड कंट्रीज, मतलब ये चारों मिलके एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है क्वाड। क्वाड माने क्वाड्रिलेटरल होता है ना, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड कंट्रीज, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये चारों का अपना एक, ये लोग युद्ध अभ्यास करते हैं मालाबार कोस्ट के ऊपर, केरला के मालाबार कोस्ट के ऊपर, ठीक है। और एक एक्सरसाइज है आपका वीर गार्जियन। वीर गार्जियन इंडिया और जापान का एयरफोर्स का एक्सरसाइज, इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयरफोर्स का वीर गार्जियन। तो वीर गार्जियन हो गया एयरफोर्स, और धर्मा गार्जियन हो गया आर्मी, ठीक है, थल सेना। और जीमैक्स और मालाबार हो गया नेवी का, ठीक है। अदर एक्सरसाइज जैसे युद्ध अभ्यास, ये है इंडिया और यूएस का आर्मी का, ठीक है, युद्ध अभ्यास। फिर नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, इंडियन आर्मी और मंगोलियन आर्मी, नोमैडिक एलिफेंट। एक्सरसाइज तरंग शक्ति, तरंग शक्ति मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस में बहुत सारे देश रहते हैं तरंग शक्ति में। तो आप एक ये वाला जो है ना, आप एक ये याद करना, आप नोट ही कर लेना अपनी कॉपी में पूरा। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कौन सा एक्सरसाइज है वो यहाँ लिखा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ है एक्सरसाइज अस्त्र हिंद, ऑजी इंडेक्स और पिच ब्लैक। बांग्लादेश के साथ संप्रीति, संप्रीति पूछा हुआ है बीपीएससी में, ठीक है। फिर इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट, इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल, इंडिया बांग्लादेश एसएफ एक्सरसाइज। उसके बाद मेन तो संप्रीति ही है और संवेदना, ठीक है, संवेदना, संप्रीति और संवेदना। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इन दोनों के साथ है इब्सा मार एक्सरसाइज।
चाइना के साथ हैंड इन हैंड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, हैंड इन हैंड, हाँ, हाथ हाथ में हाथ, साथ साथ, है ना। बट चाइना के साथ तो हम लोग बिल्कुल भी साथ साथ नहीं है, मगर एक्सरसाइज का नाम था हैंड इन हैंड। इजिप्ट के साथ एक्सरसाइज साइक्लोन, फ्रांस के साथ एक्सरसाइज शक्ति, वरुण और गरुड़, 3 एक्सरसाइज है, शक्ति, वरुण और गरुड़, ठीक है। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति। तो ये सब देख लो। इजराइल के साथ ब्लू फ्लैग, इजराइल के साथ भी इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग। जापान के साथ तो पढ़ ही लिए, धर्मा गार्जियन, जिमेक्स। कजाकिस्तान के साथ काजिंद, काज मने कजाकिस्तान, इंड मने इंडिया, काजिंद। किर्गिस्तान के साथ एक्सरसाइज खंजर, ठीक है। मलेशिया के साथ हरिमू शक्ति, हरिमू शक्ति और हॉप एक्सरसाइज। मालदीव्स, मालदीव्स के साथ, मालदीव्स के साथ आपका है एक्वेरीन, ठीक है, एक्वेरीन एक्सरसाइज। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट। म्यांमार के साथ टेबल टॉप एक्सरसाइज आइम्बेक्स, इम्बेक्स। इंडिया म्यांमार बायलेटरल एक्सरसाइज इम्बेक्स, ठीक है। नेपाल के साथ सूर्य किरण, ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य किरण नेपाल के साथ। संप्रीति बांग्लादेश के साथ, ये सब इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि ये हमारे आसपास के देश हैं। पड़ोसी कंट्रीज के साथ जो एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड, ठीक है। ओमान के साथ देख लो कौन कौन सा एक्सरसाइज है, इसका तो अजीब है, अल नागा, ठीक है, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। कतर के साथ जाइर अल बहार, इसी तरह कुछ कुछ है। रशिया का इंपॉर्टेंट है इंद्रा, ठीक है, इंद्रा। सेशेल्स के साथ लेमिते, सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स। श्रीलंका इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स, ठीक है। और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, तो मित्र शक्ति हम लोग उसके साथ करते हैं। फिर थाईलैंड के साथ मैत्री एक्सरसाइज, है ना। यूएई के साथ डेजर्ट ईगल, यूके के साथ अजय वारियर, ठीक है, अजय वारियर एक्सरसाइज। तो इस तरह से आप जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा याद कर लीजिए। यूएसए के साथ कौन सा एक्सरसाइज था, तो यूएसए के साथ है युद्ध अभ्यास, तो ये आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, मगर इजी थोड़ा सा ट्रिक कर दिया कि यहाँ 2 ऑप्शन सेम दे दिया, स्वामी विवेकानंद इन 1899 और स्वामी विवेकानंद 1897। अब अगर साल नहीं याद किए हैं तो फिर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मगर ये साल सही 1897 में हुआ था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। थोड़ा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, रामकृष्ण मिशन के बारे में। और ए ऑप्शन में जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन इन 1897, है ना लिखा हुआ, 1897, 1902 में स्वामी विवेकानंद का डेथ हो गया था, 1902 में, ठीक है। 1857 में इन्होंने ये रामकृष्ण मिशन का स्थापना कर दिया था बेलूर, कलकत्ता के बेलूर में। और किसके नाम पे किया है, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जो थे इनके नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। द इंस्टीट्यूशन डिड एक्सटेंसिव एजुकेशन एंड फिलैंथ्रोपिक वर्क इन इंडिया, ये बहुत एजुकेशन देने का काम करता था ये इंस्टीट्यूशन। फिर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बात और जानिए कि इन्होंने 1893 में यूएसए के शिकागो में फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाग लिया, धर्म सम्मेलन, पहला धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, यूएसए के शिकागो शहर में 1893 में हुआ था पहला धर्म सम्मेलन। और उसमें भाग लेने इंडिया से कौन गए थे, स्वामी विवेकानंद जी। जब स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पे बोलना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहला वर्ड बोलते हैं कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूएसए। और इसको बोलते के साथ ही सभी लोग खड़े होकर के और 2 मिनट तक तालियां बजते रहती हैं, समझे, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो इस तरह से वो बोलते हैं। और धर्म के बारे में इंडिया में क्या है, हिंदू धर्म का वो वहाँ पे प्रचार करते हैं, ठीक है, मानव धर्म का प्रचार करते हैं। तो फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो शिकागो में हुआ था 1893 में, ही यूज द रामकृष्ण मिशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। वो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की उसमें वहाँ पे वो सोशल वर्क भी करवाते थे, फिर लोगों को मदद भी पहुँचाया जाता था।
मेन इनके बारे में 2 बात याद रखना, एक तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना और दूसरा ये धर्म सम्मेलन में भाग लेना 1893 शिकागो। ठीक है, फिर इनका ही ये था, ये कहते थे कि सर्विस ऑफ ऑल बीइंग, इनका एक वो था, वाक्य था कि द सर्विस ऑफ जीवा इज द वर्शिप ऑफ शिवा। सर्विस ऑफ जीवा माने लोगों की सेवा, इज द वर्शिप ऑफ शिवा, क्या है, शिव की भक्ति है, शिव की पूजा है। तो शिव की पूजा क्या है, लोगों की सेवा। अगर लोगों की सेवा करोगे तो शिव खुद ही खुश है। तो वो यही कहते थे कि द सर्विस ऑफ जीवा इज द वर्शिप ऑफ शिवा। ठीक है, बाई सर्विस द डिवाइन एग्जिस्ट विद इन मैन, कहते थे कि जब हम लोग सेवा करते हैं तो भगवान खुद हमारे अंदर आके विराजमान होता है, तो सेवा करना चाहिए। इनका कुछ बुक याद कर लीजिए, क्योंकि बुक पूछने का चलन बहुत है एग्जाम में। देखो 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जब ये मेडिटेशन कर रहे थे, मेडिटेशन करते करते मर जाते हैं। 4 किताब है, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति। ठीक है, 4 किताब है, योग लिखा है सब में, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग विद्यासागर जी के बारे में जानते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके बारे में भी थोड़ा सा बात जानने के लिए है। एक तो बात है कि इन्होंने जैसे सती प्रथा को ख़त्म करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का अंत करवाया। उसी तरह से देखो उस समय इंडिया में बहुत सारा गलत गलत प्रथा चलता था, सती प्रथा हो गया, फिर बहुविवाह, एक पुरुष जो है वो बहुत सारे स्त्रियों के साथ विवाह करता था, बहुविवाह। ठीक है, उसके बाद चलता था जैसे बहुविवाह, उसके बाद चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था लोगों का। इसके बाद लोगों का जैसे कि विधवा विवाह नहीं हो पाता था, एक बार कोई विधवा हो गया तो फिर उसको जो है अब बाल उल मुड़ा करके और वाइट ड्रेस हमेशा पहन के इस तरह से रहना है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने विधवा विवाह को बहुत ज़्यादा वो किया, प्रमोट करने की कोशिश की कि विडो रीमैरिज होना चाहिए, विधवाओं का दोबारा से विवाह हो सके। और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। बहुत प्रयास करने के बाद सरकार ने भी एक कानून पास किया, कानून था हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। ठीक है, कानून क्या था, विधवा विवाह कानून। 1856 में लॉर्ड कैनिंग की सरकार थी उस समय, लॉर्ड कैनिंग वाइसराय थे इंडिया के, उन्होंने इस कानून को पास किया 1856 में। ठीक है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, तो पुनर्विवाह को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा मतलब कि योगदान रहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, महिलाओं के एजुकेशन को लेकर के ये बहुत ज़्यादा सजग थे, इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी मतलब 35 स्कूल इन्होंने खोला था, लड़कियों का, गर्ल्स स्कूल्स। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर एसोसिएटेड विद नो लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल, है ना, 35 गर्ल्स स्कूल इन्होंने बंगाल में खोला था। ठीक है, तो गर्ल्स स्कूल, लड़कियों को बढ़ावा देने में एक स्कूल जो काफ़ी फेमस है, जो पूछा गया है एग्जाम में, वो है बैथून स्कूल। तो आप याद रखिएगा, बैथून स्कूल। बैथून गर्ल्स स्कूल इन्होंने खोला था, मगर बैथून एक कॉलेज है, वो जेडी बैथून के नाम पे है, जेडी बैथून। बैथून कॉलेज जो है वो जेडी बैथून ने खोला था। अगर ऑप्शन में जेडी बैथून नहीं रहेगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहेगा, तो आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर मानेंगे, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो इसमें बहुत बड़े मतलब योगदान उनका भी था खोलने में। ठीक है, फिर एक इन्होंने काम किया था, बंगाली अल्फ़ाबेट को जो है रिकंस्ट्रक्ट किया, एक किताब लिखी थी, इसका नाम था वर्ण परिचय। वर्ण आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, जो क ख ग घ ये सब वर्ण होता है। तो वर्ण परिचय, हिज बुक वर्ण परिचय मीनिंग इंट्रोडक्शन टू द लेटर, इट्स स्टिल यूज्ड एज द इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट टू लर्न बंगाली अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये किताब था, इसमें बंगाली अल्फ़ाबेट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, वर्ण परिचय जो इनकी बुक थी। ठीक है, फिर इनका और भी कितना सारा किताब है, थोड़ा सा देख लो। ये देखो, विधवा विवाह है ना, विधोबा विधोबा विवाह, विडोरी मैरिड पे। फिर बहु विवाह, बहु विवाह माने पॉलीगैमी, जो बहुत सारा विवाह होता है, बहु विवाह। और बाल्य विवाह, चाइल्ड मैरिज। तो इन 3 जो है ना सोशल रिफॉर्म्स इनका इंक्लूड था। 3 किताब इन्होंने लिखा था, विधोबा विवाह, बहु विवाह, बाल्य विवाह। इसके अलावा और बहुत सारे बुक थे, जैसे बैताल पंचविंशति, बंगलार इतिहास, बंगलार इतिहास इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जीवन चरित, शकुंतला, महाभारत, सितार
वनवास, भ्रांति विलास, फिर ओती अल्पा ओहिले, ये तो ये हो गया मतलब बंगाली में ये सब हो गया, ब्रज विलास, रत्न परीक्षा। तो बस आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा बहुत एक दो बार पढ़िएगा तो वो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्लिक करने में हेल्प करेगा। ठीक है। उसके बाद ये बेथुन कॉलेज इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। बेथुन कॉलेज की स्थापना किसने किया? जेडी बेथुन ने किया था, मगर एसोसिएटेड थे वो किससे? इनसे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑप्शन में अगर रहेगा और जेडी बेथुन दोनों रहा तो आप जेडी बेथुन मारिए। अगर जेडी बेथुन नहीं रहा, क्योंकि जब पूछा गया था एक बार ये क्वेश्चन तो उसमें जेडी बेथुन नहीं था, तो सभी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर मारा था, तो वही सही था। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। ये क्वेश्चन है इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है रीजनिंग का। कह रहा है कि एक किसी लैंग्वेज में कंप्यूटर को लिखा जाता है, ये क्या लिखा जाता है? देखो RFUVQNPC, आई डोंट नो क्या लिखा गया है कंप्यूटर को। तो मेडिसिन को जो है कैसे लिखेंगे? अब देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस तरह का सवाल है, ये बहुत ईजी होता है, तो इसको इस तरह से कर लिया जाएगा, कंप्यूटर। यहाँ हम लोग लिख लिए कंप्यूटर, उसके नीचे लिख लेंगे RF, जो भी लिखा गया है, RFUVQNPC, है ना, ऐसे लिखा गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है कि कैसे, मतलब क्या चेंज किया है। यहाँ पे R है, यहाँ पे C है। ठीक है, यहाँ पे C है, यहाँ पे R है, तो इसको यहाँ लिख दिया है और इसको यहाँ लिख दिया है। ये तो हम लोग समझ गए कि इसको यहाँ लिखा है और इसको यहाँ लिखा है। इसके बाद यहाँ पे F लिखा है, तो E के बाद F जो होता है ना, वो यहाँ लिखा हुआ है, एक बढ़ा दिया है। R का R उतार दिया था, मगर E के बाद E नहीं उतार के एक बढ़ा के लिखा है। उसी तरह से O के बाद O नहीं उतार के यहाँ पे P लिखा है, P बढ़ा के लिखा है। उसी के बाद T के बाद TU है ना, तो एक बढ़ा दिया है। MN है ना, एक बढ़ा दिया है। उसके बाद UV एक बढ़ा दिया है, PQ एक बढ़ा दिया है। तो कितना जी है, समझ गए। मेडिसिन को कैसे लिखेंगे? तो मेडिसिन, यहाँ देखो MEDICINE। तो पहले तो E उतार दो, यहाँ पे पहला अक्षर तो आपका E होना चाहिए, क्योंकि R यहाँ था तो यहाँ R था, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका क्या कट गया है ना। अभी ये दोनों ऑप्शन में कुछ हो सकता है, E पहले उतार देंगे। इसके बाद लास्ट वाला अक्षर क्या होना चाहिए आपका? M होना चाहिए। M, दोनों में M है, ठीक है। अब N की जगह N तो नहीं उतारेंगे, यहाँ NO है ना, NO, देखो दोनों में O है। IJ, ठीक है, दोनों में J है, IJ। CD, दोनों में D है भाई, CD। I, फिर I के बाद J, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है देखो EOJDJ पूरा करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए तो हमारा आंसर आ गया। तो C इसका आंसर है। काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तो इसको तो कैसे लिखा गया वो आप समझ जाएंगे। हर बार ऐसे जरूरी नहीं कि लिखा जाएगा, कभी हो सकता है कि यहीं पे C के जगह D हो जाता, फिर O के जगह P हो जाता, एक एक अक्षर बढ़ा देता। यह हो सकता है दो दो अक्षर या तीन तीन अक्षर, या यहाँ C के जगह C, O के जगह फिर एक बढ़ा के लिखता P, और M की जगह दो बढ़ा के लिख देता Q। तो ऐसा भी हो सकता था, समझे। तो समझना है, इसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। रीजनिंग में एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग से ये बन जाता है, ये बहुत ही ईजी होता है रीजनिंग का। ठीक है, तो जब हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपको हम बता देंगे। चलो अब आगे हम लोग 45 नंबर पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक्स। शरीर में अगर दर्द होता है, जैसे कभी आप पहली बार बैडमिंटन खेलने जाएंगे तो आपके हाथ में दर्द करेगा, जो अगर 1 साल से नहीं खेले हैं तो, या फिर 1 साल से कुछ नहीं किया और अचानक एक्सरसाइज करेंगे तो पैर में मसल पेन हो जाता है। तो मसल्स पेन में कौन सा रेडिएशन लेने से हम लोग को आराम मिलेगा? तो वो रेडिएशन होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, लेज़र रेडिएशन होता है। तो लेज़र से इंफ्रारेड रेडिएशन जो रहेगा उससे आराम मिलता है। तो इसका आंसर ए है, इंफ्रारेड रेडिएशन। बाकी ये देखो इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल, थोड़ा सा तीनों रेडिएशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ रेडिएशन होता है, वो भी देख लेंगे। ये देखो
टोटल रेडिएशन कौन कौन से होते हैं? रेडियो वेव रेडिएशन, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रे रेडिएशन। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है वो होता है गामा रे रेडिएशन, और जो सबसे कम होता है एनर्जेटिक वो होता है रेडियो वेव रेडिएशन। और जो विजिबल होता है, जो आंखों से दिखाई देता है, वो होता है विजिबल लाइट रेडिएशन। इसके अलावा बाकी कोई आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। और जैसे रेडियो से लेकर के ऐसे बढ़ते जाएंगे इधर से इधर, तो एनर्जी बढ़ती जाती है, खतरनाक होता जाता है। ठीक है, एक्सरे, गामा रे सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, उसके बाद एक्सरे खतरनाक होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे, एक्सरे का खोज कौन किया था? मैडम क्यूरी, एक साइंटिस्ट थी मैडम क्यूरी। इनको, इनके हस्बैंड को, इनकी बेटी को, सबको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो ये लोग ना शुरुआत में क्या करते थे कि एक्सरे, मतलब कि लगा दिए एक्सरे मशीन, और उसके पीछे जा कर के ये लोग डांस वांस करते थे, तो ऐसा दिखता था कि जैसे हड्डी नाच रहा है। तो इस तरह का एक सीन बनता था। ठीक है, और फिर ये लोग पैसा कमाते थे। फिर बाद में धीरे धीरे वो समझ आया कि अच्छा ये एक्सरे है, उसको इन्वेंट किए, तो बाद में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो इस तरह करने से, बार बार अपने शरीर में एक्सरे करवाने से क्या होता है कि शरीर की हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर होती हैं और डेथ जो है वो जल्दी होता है। तो मैडम क्यूरी का डेथ भी बहुत जल्दी हो गया था। ठीक है, तो एक्सरे बहुत ही खतरनाक होता है, बार बार एक्सरे वगैरह नहीं करवाना चाहिए लोगों को। तो लेकिन सबसे खतरनाक है गामा रे। और हम लोग को पढ़ना क्या है? ये तीनों पढ़ना है, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और यूवी रेज। और वेव लेंथ जो है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है रेडियो वेव का, सबसे कम वेव लेंथ होता है गामा रे का। थोड़ा वेव लेंथ देख लेना। और वेव लेंथ इधर से इधर बढ़ता है और एनर्जी इधर से इधर बढ़ती है। ठीक है, अब देखो, जो इंफ्रारेड जो रेडिएशन है, जिसका यूज हम लोग, ये तीनों सूरज से आता है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और विजिबल लाइट, सब सूरज से आता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, जिसका यूज हम लोग मसल पेन में करते हैं, उसके और भी बहुत यूज हो सकते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमी में इंफ्रारेड टेलीस्कोप होता है, जिसका यूज क्या है, जैसे तारा देखना है, चांद देखना है, लोग अपने घर के ऊपर टेलीस्कोप लगा के रखते हैं, बड़ा बड़ा सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स। तो उसमें भी इंफ्रारेड टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर फॉरेंसिक्स में यूज़ किया जाता है, फॉरेंसिक साइंस वगैरह में। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस टू एनालाइज मटेरियल एंड आइडेंटिफाई अल्टरेशन। ठीक है, उसके बाद रिमोट सेंसिंग वगैरह, जैसे अर्थ के सरफेस में टेम्परेचर को नापना है, क्लाउड का कवर कितना है वो देखना है, कितना वेजिटेशन है। जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो यूज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का, ये सब का फोटो लेने के लिए, ये सब को नापने के लिए। फिर अदर यूज क्या क्या हो सकता है? जैसे शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन लाइक रिमोट कंट्रोल फॉर टीवी एंड, ठीक है, इसका यूज किया जाता है टीवी में, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वगैरह है उसमें। सोलर वाटर हीटर, वाटर कुकर, सोलर हीटर, इस सब में, सोलर पैनल्स। ठीक है, कैन बी यूज टू ड्राई फूड्स एंड प्रोड्यूस डिहाइड्रेटेड फ्रूट, है ना, फूड और फ्रूट वगैरह को सुखाने के लिए, ड्राई फ्रूट बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जल्दी ड्राई फ्रूट बनाना है तो। नाइट विजन डिवाइस, रात को देखने वाला जो डिवाइस होता है वो, जैसे कोई कोई जानवर होता है रात को दिखेगा तो उसका आँख बड़ा चमकेगा, सुंदर लगेगा, वाइट दिखेगा एकदम। जैसे कोई कोई बिल्ली को अगर रात को दिखेगा उसका आँख एकदम वाइट दिखेगा। ये सब होता है इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण। बिल्ली जो है वो इंफ्रारेड लाइट को भी देख सकता है। ठीक है, हम लोग तो सिर्फ विजिबल लाइट देखते हैं, पर वो इंफ्रारेड भी देख सकता है, उसकी आंखें वैसी रात को दिखती हैं। नाइट विजन डिवाइसेस जो हैं वो डार्क में भी, अंधेरों में भी चीज़ों को देख सकते हैं, ये सब इंफ्रारेड लाइट के कारण। ठीक है, उसके बाद गर्म उर्म कोई चीज़ करना है तो इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। हीटिंग के लिए, घर को गर्म ये सब करने के लिए भी इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड कैमराज, हीट एमिशन को डिटेक्ट करना, वेदर को फॉरकास्ट करना कि मौसम कैसा है। नाइट विजन, रात को देखने के लिए। मेडिकल थेरेपी, जैसे ही बताएं कि दर्द को दूर करने के लिए, फूला हुआ इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है कहीं तो दूर करने के लिए, ये सब के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो घाव को भरता भी है। तो ये भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछ सकता है, घाव को कौन रेडिएशन भरता है? तो घाव को भरता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक, घाव ठीक करता है, लेजर से घाव को ठीक करना,
इसके बाद यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन से तो इंसान को बच के रहना चाहिए। ओजोन लेयर जो है वो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से ही बचाने के लिए है, ठीक है। तो इसका भी लेकिन कुछ यूज हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया वायरस को मारने में, है ना। यूवी सबको मार देगा, इंसान को मार देगा तो बैक्टीरिया वायरस को तो मार ही सकता है। यूवी रेडिएशन का यूज क्या आता है, यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर एंड एयर। पानी को और हवा को साफ करने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए उसमें यूवी रेडिएशन का यूज करते हैं। जब वेस्ट वाटर को ट्रीट करना हो तो पूछेगा कि कौन सा रेडिएशन से वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है, वेस्ट पानी को साफ किया जा सकता है, तो यूवी रेडिएशन से, ठीक है। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट जैसे सुई वगैरह है, उसको अगर साफ करना है, डिसइंफेक्ट करना है तो यूवी रेडिएशन। तो कोई भी सही है, हर चीज़ को साफ करना है तो यूवी रेडिएशन, ठीक है। ये फूड को प्रिजर्व भी करता है और फूड में भी बैक्टीरिया वक्टीरिया नहीं लगने देता है यूवी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा जो स्किन कंडीशन होता है, स्किन डिजीज जो होता है, जैसे बहुत लोगों का स्किन देखेंगे आपके वाइट होने लगता है, तो ये सब बीमारी से भी यूवी जो है वो बचाता है, स्किन कंडीशन को ठीक करता है। जैसे एक्ने हो जाता है लोगों को, एक्ने, मुहासा, कील मुहासा, वो सबको भी ठीक करता है, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन का ये सब काम है। यूज टू क्योर और हार्डन सब्सटेंसेस लाइक इंक, रेजिन, ये सबको हार्ड करता है। ये सब आप लोग अपने कॉपी में नोट में जरूर लिख लीजिए, ठीक है। फ्लोरेसेंट इफेक्ट। यूवी लाइट कैन बी यूज टू क्लियर फ्लोरेसेंट इफेक्ट सच एज इन ब्लैक लाइट एंड फ्लोरेसेंट डाइज। यूवी लाइट इज यूज टू डिटेक्ट काउंटरफिट करेंसी गलत नकली नोट को पहचानने के लिए भी यूवी लाइट का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब लिख लो। पूछेगा नकली नोट को पहचानने के लिए किस रेडिएशन का यूज करते हैं, तो यूवी रेडिएशन से नकली नोट पता चल सकता है, ठीक है। यूवी एलईडी टेक्नोलॉजी इज यूज टू इन प्रिंटिंग टू क्योर इंक इंस्टेंटली। टैनिंग। यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन कॉज टैनिंग। यूवी रेडिएशन अगर हम लोग लेते हैं सूरज से, तो हमारा जो, जैसे आप देखेंगे कि साउथ के लोग या अंडमान निकोबार में अगर आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पे फिर आप काले हो जाएंगे सन के यूवी रेडिएशन के कारण। तो इसीलिए शरीर में अगर जो वाइटनेस होने लगता है तो उससे यूवी रेडिएशन बचा सकता है। यूवी लाइट कैन बी यूज टू डिटेक्ट बॉडीली फ्लूइड लाइक ब्लड एंड यूरिन, ठीक है। उस सबको साफ कर, जब क्राइम व्राइम होता है तो किसका खून है ये सब पता करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। फूड प्रिजर्व करता है, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है। और विजिबल लाइट का तो क्या ही यूज है, विजिबल लाइट तो सिंपल सा चीज़ है, जो हम लोग देख पा रहे हैं वही विजिबल लाइट है। लेजर सर्जरी कर सकते हैं विजिबल लाइट वगैरह से। तो कम से कम आप इंफ्रारेड और यूवी, इतना ये दोनों का याद कर लेना। बाकी हम लोग यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अभी डेली आपका वीडियोस आएगा और हम लोग इसको जल्दी जल्दी जो है कंप्लीट करेंगे। देखो जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस है कि आप रिवाइज करें, पीछे जो भी बताया जा रहा है आप उसको रिवाइज करें प्रॉपर बेसिस पे, और नोट्स सही बनाएं। सही नोट्स बनाएंगे और उसको प्रॉपर रिवाइज करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर हो जाएगा। बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बीपीएससी जो है ना वो खुद ही बताता है। बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या प्री हो या मेंस हो, जब मेंस आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। और अभी पिछले मेंस में भी मैंने जो नोट्स दिए थे पॉलिटी के और हिस्ट्री के, हिस्ट्री तो चलिए सब जानता है कि रिपीट होता है, मगर मैंने जो पॉलिटी के नोट्स दिए थे वो भी पूरी तरह से रिपीट हुए थे। तो क्वेश्चन जो है वो हर साल अलग अलग तरीके से रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोग बस वही पढ़ेंगे और वही पढ़ के एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और ऑफिसर बनेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।